Hi, this is Kalrav Bhatt. Welcome to my YouTube channel Study with Bhatt Sir. Today we are going to discuss about the chapter 4. Its name is annuity. We already discussed about unit 1's 2 chapter, ancient Indian trust with the mathematics. Second one is coordinate geometry. Unit 2's third chapter, simple interest and compound interest, already uploaded in this YouTube channel. So now let's move ahead, and for the chapter number 4, that is the annuity, and that's how our unit 2 will complete it. Then we need to move about unit 3 and unit 4, means for our mathematics whole subject we have only 2 chapter left to complete the course. Now what is the annuity? जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया था, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया था, सेम वैसे ही, बस वैसे ही थोड़े फॉर्मूला चेंजेस आएंगे, थोड़े कैलकुलेशन चेंजेस आएंगे और एन्यूटी काउंट होगा और एन्यूटी अपने काउंट करेंगे. सो व्हाट इज द एन्यूटी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन्यूटी क्या होती है. मैं छोटा छोटा समझाऊँ ना एक सिंपल से वर्ड में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो अपने पढ़ते हैं. द सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड और रिसीव एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एन्यूटी. सिंगल पेमेंट करो या कोई सिंगल पेमेंट आपको मिले इक्वली इंटरवल ऑफ द टाइम में, उसका जो ड्यूरेशन है ना वो इक्वल होना चाहिए, और वो जो पेमेंट मिलता है उसको एन्यूटी बोलते हैं. अब एन्यूटी के टाइप्स, बराबर, टाइप्स ऑफ द एन्यूटी में पहला जो टाइप है वो है अमाउंट ऑफ immediate annuity or ordinary annuity. Amount of immediate annuity or the ordinary annuity पानी है, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला आएगा, वीडियो लांबो क्या जाए ना. ए इज इक्वल टू, ए मतलब कि एन्यूटी, ठीक है. ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आई इन बिग ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर रेज टू n माइनस 1. अगेन a डिवाइडेड बाय i इन बिगर ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर रेज टू n माइनस 1. फिर दूसरा मेथड आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी. ये क्या था? अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी. ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी. तो प्रेजेंट वैल्यू का कोई डिस्कशन आएगा तब ये फॉर्मूला आएगा, जब अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी आएगा तब अलग चीज आएगी, बराबर. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो उसका आएगा फॉर्मूला P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय I इन बिगर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू n, और ऐसे होगा ब्रैकेट. और ये प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तब ये आएगा, ये अमाउंट ढूंढना है तब आएगा. ये अमाउंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप, अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू टू एट द एंड ऑफ अ पीरियड. क्या है? अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू एट द एंड ऑफ एंड पीरियड, मतलब कि उसका कोई भी टाइम दे दिया होगा, 1 साल 2 साल जो भी है वो. तो इसका फॉर्मूला आएगा A इज इक्वल टू 1 प्लस आई ए डिवाइडेड बाय आई इन बिगर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर a डिवाइडेड बाय i
बिगर ब्रैकेट में अंदर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये कब आएगा? जब आपको नंबर ऑफ द पीरियड के लिए एक एन्युटी अमाउंट ढूंढनी है, 5 साल के बाद कितना मिलेगा लाइक दैट, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला डालना है। ठीक है। 4 नंबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, और यहां पे आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। यहां पे वर्ड कुछ अलग यूज किया है, ड्यू। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला आएगा P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस आई A डिवाइडेड बाय I 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1 प्लस आई रेज टू एन। अब यहां पे दोनों में चेंजेस देखो, ये भी प्रेजेंट वैल्यू का है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू का है। यहां पे 1 प्लस आई नहीं है क्योंकि यहां पे अमाउंट ड्यू नहीं हुई, अमाउंट ड्यू यहां पे हो रही है, तो यहां पे ड्यू है तो वहां पे 1 प्लस आई आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो सीधे सीधा इसका फॉर्मूला ही याद रख लो, झंझट खत्म। अब आएगा परपेचुअल एन्युटी इज एन एन्युटी हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर। अब यहां पे लिखेंगे परपेचुअल एन्युटी इज एन एन्युटी हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो सिंपल है, P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय I। यहां पे आपको इतनी चीजों को ध्यान में रखना है, बराबर। अब आएगा एक टॉपिक जो हॉट फेवरेट है, सिंकिंग फंड, बराबर। तो इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय अ कंपनी और अ पर्सन। उसको कौन बनाता है? तो या तो फिर कंपनी बनाती है या तो कोई पर्सन बनाता है। टू मीट प्रीडिटरमाइंड डेब्ट, जो डेब्ट है प्रीडिटरमाइंड कि इतना अपना डेब्ट हो सकता है, प्रीडिटरमाइंड, उसके लिए कंपनी ये फंड बनाती है उसको पहुंचने के लिए। और सर्टेन लायबिलिटी आउट ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग ईयर एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर साल प्रॉफिट में से कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में से आने वाली प्री डिटरमाइंड जो डेब्ट है उसको पहुंचने के लिए, उसका खर्चा निकालने के लिए कंपनी या कोई पर्सन जो फंड बचा के रखता है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। इतना लॉजिक होता है। ठीक है, बराबर। अब इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, उसको पेबैक फंड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बस इतना याद रखना है। अब यहां पे फॉर्मूला A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय I, बड़े से ब्रैकेट के अंदर छोटा सा ब्रैकेट, ब्रैकेट ओवर रेज टू n माइनस 1। यही फॉर्मूला ये वाला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बोथ आर सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सम्स। ठीक है, फ्री छोकरे बार उगी जी भाई। ओके, मिस्टर एक्स pays 64,000 रुपीज पर एनम फॉर द 12 ईयर्स। यहाँ पे लिखा है 12 ईयर के लिए मिस्टर एक्स है वो 64,000 पे कर रहा है हर साल। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। फाइंड द एन्युटी। अब यहाँ पे बोला है एन्युटी फाइंड करो, बराबर। अब ये कौन सी चीज हुई? तो यहाँ से अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पहले तो पता चलना चाहिए। तो फॉर्मूला ये आएगा। अब ये क्यों फॉर्मूला है? तो यहाँ पे बोला है अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी काउंट करने का फॉर्मूला कि कितना बनेगा। यहाँ पे फॉर्मूला डालने से पहले डेटा निकालना पड़ता है। डेटा निकालते हैं तो पहले तो A इज इक्वल टू क्या आएगा? 64,000। N इज इक्वल टू 12 ईयर।
आई इज इक्वल टू रेट ऑफ परसेंटेज 12, उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.12। आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है इसलिए कोई इतना टेंशन वाली चीज है नहीं। अब अपने यहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युइटी काउंट करने के लिए, अपने एन्युइटी काउंट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आई, बड़ा सा ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। इसमें जो डेटा अपने पास वो रख देंगे तो 64,000, आई की जगह पे रखेंगे 0.12, ठीक है, यहाँ पे 1, आई की जगह पे 0.12, रेज टू एन है 12 माइनस 1। इसका जो सॉल्यूशन कैलकुलेटर आपको दे रहा है वो आएगा 3.1384। बेटा तो बेटा तो आंसर आएगा 13,68,600 रुपीज, बराबर। मतलब कि कोई इंसान 64,000 हर साल 12 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है या पे कर रहा है, तो उसको 12 साल बाद वो 64,000 रुपये उसने भरे, उसका उसको 13,68,000 रुपया मिलेगा। समझी? आगे इफ सेकंड सम, इफ द पेमेंट ऑफ ₹20,000 इज मेड क्वार्टरली, यहाँ पे पेमेंट करा, यहाँ पे एन्युअली बोला था, एन्युअम बोला था, यहाँ पे क्वार्टरली बोला है, बस इतना ही चेंज होगा। फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए वो डाल रहा है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी, यहाँ पे पूछा तो वैसा ही है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युइटी। सूझा भाई? तो यहाँ पे जो अपने पास आई है ना, आई डिवाइडेड बाई क्या होगा, याद करो जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया था, उसमें ईएमआई का ऑप्शन था, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन था, क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली ऐसा ऑप्शन था, तो अपने वहां पे के डिनोट करते थे। तो यहाँ पे भी के का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे है ए इज इक्वल टू 20,000, एन इज इक्वल टू 10 ईयर। अब क्वार्टरली बोला है तो k इज इक्वल टू 4 आएगा। एक क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार, मतलब 3-3 महीने के गैप पे। और i इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.08। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर। अपने को यहाँ पे ढूंढना था एन्युइटी है, तो एन्युइटी मतलब a डिवाइडेड बाय i था, लेकिन उसके नीचे k याद रखना है। ये मैंने आपको फॉर्मूला में आगे नहीं लिखा है क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगाने के लिए था, बराबर। इन ब्रैकेट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई के, जहां जहां पे n है उसके साथ मल्टीप्लाई में k, जो फॉर्मूला था वैसे का वैसे ही रख देंगे। यहाँ पे i की जगह पे डिवाइडेड बाई k आया, यहाँ पे i की जगह पे डिवाइडेड बाई k आया, n के साथ k मल्टीप्लाई के, बाकी फॉर्मूला ये का ये ही है, बस k के हिसाब से थोड़ा जो जरूरत पड़ रही है वहां पे चेंजेस ला रहे हैं, बराबर। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि a की जगह पे लिखेंगे 20,000, बराबर, और i डिवाइडेड बाई k करोगे तो आंसर मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आंसर मिलेगा 0.2, बराबर। यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे i की जगह पे i डिवाइडेड बाई k करोगे तो वापस यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.02, बराबर। और n कितना है, तो n है अपने पास 10, k है अपने पास 4 माइनस 1। तो इसका टोटल आंसर करने जाएंगे तो अपने को मिलेगा 12,08,000। सॉरी भाई, कैलकुलेटर से कर लेना, मैं यहाँ पे थोड़ी मगजमारी कम कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे i की जगह पे रखेंगे अपने 0.08 और k की जगह पे रखेंगे 4, और इसका सॉल्यूशन करो आंसर, बराबर। वैल्यू रखते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूला एक जैसे ही थे, ये थर्ड फॉर्मूला भी एक ही जैसे है, बराबर। अ मैन डिपॉजिट ₹30,000 on 31st December 2006
यहाँ पे टाइम दिया है कि कौन सी डेट पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो A इज इक्वल टू 30,000. What amount that he receives on the 31st December 2028? 2006 में इन्वेस्ट किया है, उसको 2018 होते होते कितना अमाउंट उसको मिलेगा वो उसको ढूंढना है, तकरीबन 12 साल बाद. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखेंगे 12 years. ठीक है. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, तो I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.10. अब उसको इतने साल बाद कितना पैसा मिलेगा उसको वो ढूंढना है. तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट डालेंगे. A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय I इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. A की जगह पे है 30,000, I की जगह पे क्या आएगा 0.10, 1 प्लस I की जगह पे 0.10, n की जगह पे अपने आप पे लिखेंगे 12 साल माइनस 1. इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर मिलेगा 6,41,780 रुपीज .80. इसका अमाउंट मिलेगा. तो यहाँ पे सिर्फ यही दिमाग दौड़ाना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. वो नहीं आया तो कुछ हो नहीं सकता. और दो समय जो सेम मेथड वाले हैं अपने वो काउंट करते हैं, फिर मेथड चेंज हो जाएगी. बराबर. तो और दो समय जो सेम मेथड के पूछ सकते हैं, आपका पूरा मतलब कि सिलेबस का रिवीजन हो सकता है. यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एनुअली. कितना अमाउंट एनुअली डिपॉजिट करना चाहिए, सो दैट आफ्टर 16 years a person receives 1,67,160 rupees if the interest rate is 15%. अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई अमाउंट देते थे ना तो मैं स्मॉल a से डिनोट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कितना डिपॉजिट करना चाहिए, तो मुझे 1,67,160 रुपीज मिले, तो ये तो मेरा आंसर है. समझ रहे हो, ये आंसर है ना, वो यहाँ पे दिया गया है. बराबर ना. तो यहाँ पे आएगा 1,67,160. तो सीधी सी बात है, मुझे स्मॉल ए ढूंढना है. यस और नो. ओके. यहाँ पे और मुझे दिया है n इज इक्वल टू 16 ईयर और मुझे I इज इक्वल टू दिया है हाउ मच परसेंटेज, 15%. ओके. 15 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर विल बी 0.50. ठीक है. आगे. अब यहां पे मैं फॉर्मूला कौन सा डालूं तो मुझे आंसर मिल सकता है. A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय I इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. अब ये A की जगह पे 1,67,160 रुपीज दिया गया है, जो यहाँ पे तो अपने को फाइंड करना था. बस यही समझना है. यहाँ पे ये फाइंड करना था, ये दे देते थे, और यहाँ पे उल्टा है, ये फाइंड करना है, ये दे दिया है. हाँ. अब A की जगह पे कुछ नहीं तो A ही लिखेंगे. I की जगह पे क्या लिखेंगे, I की जगह पे लिखेंगे 0.15. 1 प्लस 0.15. अब n की जगह पे कितने साल थे, 16 माइनस 1. इसका सॉल्यूशन करो, आंसर पाओ. बराबर. तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बराबर. तो जो आंसर है मैं आपको दिखा, मैं करने नहीं वाला हूँ. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसका सॉल्यूशन करो, तो आपको A मिल जाएगा. लाइक कुछ ऐसा ही आएगा, 1,67,160 मल्टीप्लाई बाय 0.15. फिर इसका आप कुछ सॉल्यूशन करेंगे तो वो कुछ यह आ सकता 8.358 आ जाएगा. आप देख लेना, यही आएगा. मैंने सीधा आंसर लिख दिया. हमें यहाँ पे वो सब कैलकुलेशन करने नहीं बैठूंगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है. तो देखो, एक नोटिस कर सकते हो, जो मैच्योरिटी अमाउंट थी वो बड़ी थी और ये जो इंस्टॉलमेंट आया वो छोटा आया. बस आपको ये ध्यान रखना है. बराबर. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हार्ड करना है. द एज ऑफ डॉटर इज 2 years. डॉटर है वो सिर्फ 2 साल की है. हर फादर वॉन्ट्स टू गेट ₹20 lakh when his daughter is 22 years. 2 साल की लड़की है
उसके पापा चाहते हैं कि वो 22 साल की हो तब उसके पास 20 लाख रुपये आ जाए, मतलब कि यहाँ पे n कितना होएगा, 22 ईयर में से 2 ईयर माइनस करो तो 20 हो जाएगा। बोलो इजी। यहाँ पे उसको पैसा 22 साल की हो तब कितना चाहिए, 20 लाख रुपीज। तो ये बड़ी अमाउंट हुई तो मतलब कि बड़ा है, ए अमाउंट इज इक्वल टू 20 लाख। बोलो यस। आगे अब यहाँ पे he open an account with a bank at the 10% rate of compound interest। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 0.10। ठीक है। What amount he should deposit at the end of every month। साल में हर महीने वो कितना पैसा जमा करेगा, मतलब कि साल में 12 बार। तो k इज इक्वल टू कितना आया, 12। ये हफ्ता हुआ बराबर। एवरी मंथ इन दिस रिकरिंग अकाउंट। तो यहाँ पे भी ढूंढना क्या है, स्मॉल ए ही ढूंढना है। ये आगे के सब में ऐसे कोई हफ्ते नहीं थे, ईयरली वो पैसे भरता था तो वो था, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ गया, यहाँ पे के आया तो फॉर्मूला जो आगे अपने ने चेंज किया था के वाला, ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये ए ढूंढना रहेगा, ये ए दे दिया है, बस अपने को ये ध्यान रखना है। अगर ये आ गया तो ये सब में तकलीफ नहीं होगी। आई डिवाइडेड बाई के, जहाँ पे आई था वहाँ पे भी क्या आएगा, जहाँ पे एन है वहाँ पे के मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके डेटा जो है उसकी वैल्यू रख देनी है। तो ए की जगह पे हुआ 20 लाख, ये ए तो ढूंढना है। आई डिवाइडेड बाई के, तो आई अपने पास है 0.10 डिवाइडेड बाई के 12। जो वैल्यू है वैसी ही रखेंगे, अपने पास कैलकुलेटर है, इसके लिए कोई तकलीफ पड़ने नहीं वाली है, कितना भी लंबा और कितना भी ऑकवर्ड डेटा हो। k इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 20 और k इज इक्वल टू 12 माइनस 1। ये डेटा रखोगे आपके पास कुछ आंसर मिल जाएगा सॉल्यूशन करके। a इज इक्वल टू आपको ऐसा आ सकता है 20 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 5.194। आप ये लॉग टेबल से भी कर सकते हो, अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो आप कैलकुलेटर का यूज करके भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा बराबर। तो हर महीने 3,209 रुपये 20 साल तक उसको डालने पड़ेंगे, तब जाके उसकी अमाउंट 20 लाख रुपीज होगी। जरा 10 साल के बाद ठीक आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन डिपोजिट ₹4,000 इन द बिगिनिंग एवरी ईयर। हर साल की शुरुआत में वो 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 4,000। अब इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 14% है तो आई इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 0.14। देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर द 10 ईयर। 10 साल बाद उसकी अमाउंट क्या होगी वो ढूंढनी है, कोई बात नहीं ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला आएगा 1 प्लस आई ए डिवाइडेड बाई आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। आप यहाँ पे बोलोगे कि फॉर्मूला अपने चेंज कर दिया, तो चेंज ही होगा, आपको ये समझना है। कोई इंसान 4,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है हर साल के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 10 साल के बाद उसको चाहिए, तो यहाँ पे देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद वो अमाउंट कितनी होगी अपने को वो ढूंढना है। तो मैंने बोला था जब ऐसा ड्यू अमाउंट ढूंढने का है वहां पे 1 प्लस आई आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा बराबर। तो ये देखते हैं कैसे आता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 प्लस आई की जगह पे 0.14, ए की जगह पे 4,000, आई की जगह पे 0.14 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.14 रेज टू n आएगा 10 माइनस 1। ऐसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 1.14, 4,000 डिवाइडेड बाई 0.14 और इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन आएगा 2.707। अब इसका फॉर्मूला का पूरा सॉल्यूशन इक्वेशन का करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 88,170। उसको 10 साल बाद
88,170 रुपीज मैच्योर होके मिलेंगे। कितने साल बाद? 10 साल बाद। आगे 1.7 पर्सन डिपोजिट ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। आगे का था वैसा ही है। इन अ रिकरिंग अकाउंट ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 11% पर एनम, वो भी ऐसा ही है। व्हाट अमाउंट ही वुड गेट आफ्टर 15 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है, बराबर। आगे था बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर था, तो वो यहाँ पे के नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे किया गया एवरी मंथ, मतलब कि साल में 12 बार वो पैसे भरेगा। तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। मेथड वैसे की वैसे ही है। A इज इक्वल टू 5,000, I इज इक्वल टू 0.11, N इज इक्वल टू 15 साल और K इज इक्वल टू 12, क्योंकि साल में 12 इंस्टॉलमेंट उसके आएंगे। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस I डिवाइडेड बाई K, जहां पे I है उसके डिवाइडेड बाई K होगा, जहां पे I है उसके डिवाइडेड बाई K होगा। इन बिगर ब्रैकेट 1 प्लस I डिवाइडेड बाई K, जहां पे N है वहां पे K मल्टीप्लाई होगा -1। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस 0.11 डिवाइडेड बाई K की जगह पे 12, A की जगह पे 5,000, I की जगह पे 0.11 डिवाइडेड बाई 12, 1 प्लस I की जगह पे आएगा 0.11, K की जगह पे 12, N की जगह पे आएगा 15, K की जगह पे आएगा 12 -1। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। इस ब्रैकेट का आंसर आएगा 12.11/12, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट का आंसर 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 11, इसका आएगा 1.0092 रेज टू 180, ये बिगर ब्रैकेट में आएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट में आएगा -1। तो आंसर कुछ मिलेगा 60,55,000 डिवाइडेड बाई 11 इन बिगर ब्रैकेट 3.634। तो इसका पूरा आंसर आएगा 20,352 रुपीज। सॉल्यूशन मैंने बहुत क्विक कर दिया है, ऐसे देख के लिख दिया है, लेकिन ये सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर में करोगे तो यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में आपको डिवाइड करना है, लिखना है, डिवाइड करना है, लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, बराबर। बस इतना ही होता है। यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम चलाएंगे। टोटल सम है अपने पास ये चैप्टर के 20 सम है। चलो और 2 चला देते हैं, हाफ 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बराबर। मिनट What amount should be deposited in the beginning of the January, April, July, October of the every year? देखो यहाँ पे दिया है जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, एवरी ईयर के पहले दिन पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टू रिसीव द 40 लाख रुपीज ऑन द मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। 10 साल के बाद उसको 40 लाख मिलने चाहिए। बड़ी पार्टी होगी भाई, एक साथ 40 लाख देख ले, ऐसा अभी टाइम आया नहीं है। n इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 4 और अपने को a ढूंढना है, कितना इन्वेस्ट करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 प्लस I डिवाइडेड बाई k, a डिवाइडेड बाई I डिवाइडेड बाई k, 1 प्लस I डिवाइडेड बाई k n k -1। वैल्यू लिखनी है तो पहले तो a की जगह पे आएगा 40 लाख, ठीक है। फिर 1 प्लस I की जगह पे आएगा 0.15। अब I डिवाइडेड बाई k करोगे तो आंसर मिलेगा 4, ठीक है। a की जगह पे लिखेंगे 4, a तो ढूंढना ही है, यहाँ पे 0.15, यहाँ पे 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 4, उसका रेशियो होगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 40 -1। ये यहाँ पे -1 है, जगह नहीं इसलिए ऐसा करा है। तो आंसर विल बी लाइक a इज इक्वल टू 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 415 3.406। इसका आंसर कुछ आएगा 42,400
448 रुपीज़ 12 पैसे उसको हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके भाई साहब को 40 लाख रुपए 10 साल बाद मिलेंगे। बराबर। आगे, अ पर्सन परचेज अ मशीन ऑन 1 January 2009 and agree to pay 10 installment each of rupees 12,000 at the end of the year inclusive of the compound rate of the interest 15%। और वो एग्री हो रहा है कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा 12,000 रुपए के हर महीने, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, सॉरी एक साल के एंड पे 12,000 के हफ्ते दे दूंगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसको बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे उल्टा समा है, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 12,000, i इज इक्वल टू 0.15 और p इज इक्वल टू अपने को ढूंढना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू रखेंगे आंसर मिल ही जाएगा। फॉर्मूला आगे है वही अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला है। तो देखो a डिवाइडेड बाई i बिगर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i रेज़ टू n ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो a की जगह पे आएगा 12,000, i की जगह पे 0.15, 1 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 1, i की जगह पे 0.15 और n की जगह पे 10 साल। इसका सॉल्यूशन करोगे आंसर मिल जाएगा। आंसर कुछ ऐसे आएगा 80,000 इन ब्रैकेट 3.046 डिवाइडेड बाई 4.046। इसका सॉल्यूशन करोगे आंसर मिलेगा 60,227 रुपीज। कि जो मशीन खरीदा है 60,227 रुपये में भी खरीदा है, जो 12,000 के हफ्ते में अपने को पे आउट करना है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये हुई, समझ लो अभी उसके 60,000 बन रहे हैं, इसके आजू बाजू के अमाउंट आएंगे तो उसके उसमें 50% इंटरेस्ट अपने ने काउंट किया, लेकिन वो चीज की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है कि अभी इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर ऑफ लेक्चर 1। A person has purchased a car on 1st April 2005. He has paid rupees 50,000 कैश, 50,000 रुपये उसने कैश भर दिए, एंड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे देखो 5 साल के लिए हर मंथ की आखिरी तारीख पे वो 5,000 भरेगा, 5 साल के लिए 50,000 उसने कैश दे दिए। इफ दिस अमाउंट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कार एट द प्रेजेंट। 15% पे वो भर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कार की क्या होगी, बराबर। तो पहले तो k इज इक्वल टू 12 आ जाए, क्योंकि वो हफ्ता भर रहा है 5 साल के लिए एवरी मंथ, यहाँ पे लिखा है, वैसे कोई बात नहीं, इजी है ये भी। a इज इक्वल टू 5,000, i इज इक्वल टू 0.15, n इज इक्वल टू 5 साल और k इज इक्वल टू 12। तो 12 5 60, उसको 60 हफ्ते भरने हैं, 60 EMI उसको भरने हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई i डिवाइडेड बाई k, बिगर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i डिवाइडेड बाई k रेज टू n मल्टीप्लाई बाई k ब्रैकेट ओवर। वैल्यू रखेंगे 5,000, i की जगह पे लिखेंगे 0.15, k की जगह पे लिखेंगे 12, 1 माइनस 1 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे n की जगह पे आएगा 5 साल, यहाँ पे 12। ऐसे करके इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर विल बी लाइक 2,12,909 रुपीज ये वैल्यू बन रही है। लेकिन अपने को परचेस प्राइस ढूंढनी है। परचेस प्राइस क्या हुई, तो समझो ये 2,12,909 रुपये तो आ ही रहे, उसके साथ उसने 50,000 कैश दिए थे, वो गिनने के बाकी रह गए, तो कुछ अमाउंट ऐसी बन रही है। आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, 2,62,909 रुपीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया है, हालांकि यहाँ पे प्लस आएगा तो ही अमाउंट बनेगी, बराबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में और 10 सम रहेंगे, तब जाके चैप्टर कवर होगा। तो 10 सम ये रहेंगे, बराबर। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, दूसरा वीडियो अपलोड होगा जल्दी। थैंक यू। आगे का
11 number. A photographer purchases a camera on installment. He has to pay 7 annual installment, each of rupees 36,000. राइट फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज, जब उसने परचेज किया तब उसने 36,000 का पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया, वैसे उसको 7 इंस्टॉलमेंट भरना है कैमरा परचेज करे उसके लिए. इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 16%, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16% है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आपको समझना है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू वर्ड यूज करके ना दे. मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैमरा ढूंढनी है. बराबर, एक इजी चीज़ होती है, प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है. तो पहले देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा. ठीक है, देखो प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये. तो नॉर्मल फॉर्मूला ये तो नहीं गिन सकते. सेकंड नंबर एंड 4 नंबर 2 फॉर्मूला अपने इसमें से एक यूज़ करना है, तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑन द ड्यू डेट. ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने से पहले जो डेटा है वो निकालेंगे. A इज इक्वल टू 36,000, N इज इक्वल टू 7 इंस्टॉलमेंट है तो 7, और I इज इक्वल टू है 16% डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर विल बी 0.16. अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस आई ए डिवाइडेड बाय आई इन बिगर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन और ब्रैकेट ओवर. इसमें जो वैल्यू है रख देंगे 1, आई की जगह पे 0.16, ए की जगह पे 36,000, आई की जगह पे लिखेंगे 0.16, ब्रैकेट ओवर करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 0.16 और एन की जगह पे 7. इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन करोगे तो आंसर मिलेगा 1,68,709 रुपीज़. बराबर, तो आंसर कुछ ऐसे आ सकता है 1.16, फिर आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 0.16, और इधर आ सकता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.828. अब इसका सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेटर में तो ऐसे ही आंसर आपको मिलेंगे. तो इस पूरा आंसर, इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको 1,68,709 रुपीज़. इसके आसपास ही आंसर आएगा. ठीक है, तो ऐसे ये सम का सॉल्यूशन करना है, बस दिमाग ये लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. गलत फॉर्मूला यूज़ कर दिया तो आंसर गलत आ सकता है. आगे है, a proprietor of a garage took a loan on 1st January 2005 at the 12% of the compound interest. बराबर, एक 1.12 नंबर का क्वेश्चन. A proprietor of a garage took a loan on 1st January 2005 at the 12% of interest rate of, अपने यहाँ पे इज इक्वल लिखेंगे 0.12. ए इज इक्वल टू 15,000, यहाँ पे बोला है 15,000 रुपये हर महीने को भर रहा है, 6 साल तक भरेगा. देन इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू 12%, और अपने को ये फॉर्मूला डालनी है. यहाँ पे एन की जगह पे आएगा 6. इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बोली है जो अपने ने ध्यान नहीं दी, मैंने भी एक्चुअली में ध्यान नहीं दी. इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, पे कितने महीने हुए, 1, 2, 3 और 4. मतलब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे, k इज इक्वल टू 4. तो फॉर्मूला में भी सब चेंजेस आएंगे, जहाँ पे आई होगा वहाँ पे डिवाइड होगा, जहाँ पे आई होगा वहाँ पे डिवाइड होगा, रेन होगा वहाँ पे k मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे 0.12 है, उसके डिवाइड में 4, उसके डिवाइड में 4, इसके डिवाइड में 4 और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा. बराबर, देखो मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे तो डेफिनेटली होगी. मेरे सामने तो आंसर पड़ा है फिर भी. सो आंसर विल बी लाइक 2,61,180 रुपीज़. ये आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर में कर लोगे. तो बस ध्यान ये रखना है, जो मैंने यहाँ पे गलती करी नहीं करनी. मैंने आधा डेटा देखा और मैं फॉर्मूला लिख के निकल पड़ा, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 हफ्ते दिए, k = 4 का करना ही पड़ेगा.
आगे बढ़ते हैं। In order to purchase a manufacturing unit, a person has taken a loan of rupees 15 lakh, 15 लाख रुपये के उसने लोन लिए, तो इसको बोलेंगे P। ये है 15 लाख, ठीक है। फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 12%, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 10.12। If he repay the amount in 10 years installment, 10 years installment means n is equal to 10 year. So find the amount means you need to find the small a। वो पहला इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा अपने को वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, a डिवाइडेड बाई i, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i's रेज टू n ब्रैकेट ओवर। देखो यहाँ पे P की जगह पे अपने को क्या लिखना है, 15 लाख। ए तो ढूंढना है, I की जगह पे 0.12, 1 माइनस 1, 1 प्लस 0.12 रेज टू यहाँ पे n इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर विल बी लाइक 15 लाख a डिवाइडेड बाई 0.12 इन ब्रैकेट, इसका सॉल्यूशन आएगा 2.105 डिवाइडेड बाई 3.105। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। सो a इज इक्वल टू 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 3.105, ये डिवाइड में आ जाएगा 2.105। इसका आंसर आएगा 2,65,511। तो इसको ईयरली, ये तो पूरा अमाउंट जो मिला वो अलग है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा जो आएगा 2,65,511 रुपीज़, ये एक इंस्टॉलमेंट आएगा। ये आपको ये ध्यान रखना है, उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। सोचना है 15 लाख की कोई चीज़ है, उसका हफ्ता इतना नहीं आ सकता, आपको ये देखना है। टेन ईयर इंस्टॉलमेंट, ओके, ईयरली आ सकता है। ईयरली इंस्टॉलमेंट है, डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है, यही आंसर आ सकता है। आगे, अ पर्सन हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹7 lakh एट द 16% रेट ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी। ओके, 7 लाख रुपीज का उसने लोन लिया है फाइनेंस कंपनी से। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम आएगा 7 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं, रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या दिया है, 16 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 0.16। इफ द रीपेमेंट पीरियड ऑफ 15 ईयर, देन फाइंड what amount that he has to pay in the beginning of the each month। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 ईयर दिया, लेकिन यहाँ पे एक गेम है, वो महीने में, वो साल में 12 के 12 महीने, ईच ऑफ द मंथ बोल रहा है ना, मतलब कि 12 साल में 12 बार, वो मतलब 12 महीने पैसे भर रहा है, साल में 12 हफ्ते। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 12 लिखना है। यहाँ पे इस तरह आगे था, वैसे अलग अलग मंथ करके दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईच मंथ लिखा है, आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन जहाँ पे i है वहाँ पे डिवाइडेड बाई k हो जाएगा, और जहाँ पे n है वहाँ पे मल्टीप्लाई विथ k हो जाएगा। बस इतना याद रखना। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 7 लाख। 1 प्लस आई की जगह पे 0.16, के की जगह पे लिखेंगे 12, ए की जगह पे अपने को ढूंढना है, आई की जगह पे 0.16, के की जगह पे 12, 1 माइनस 1, 1 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है 15 और 12। फिर इसका सॉल्यूशन करोगे आप, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, 7 लाख 16
9.772 डिवाइडेड बाय 1.216 सॉरी 1216 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, आप ये करके देख लेना। सो आंसर विल बी 10,261 रुपीज़ का उसको मंथली इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे एक फ़र्क देख सकते हो, साल का इंस्टॉलमेंट बड़ा है लेकिन मंथ का इंस्टॉलमेंट छोटा है। यहाँ पे अगर महीने का पूछा होता तो डिवाइडेड बाय 12 करते, मैंने यहाँ पे जो करा था, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है मंथली, इसलिए ईयरली पूछा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 किया नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 ईच मंथ बोला है, इसलिए आंसर इतना छोटा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे कर दिया है। आगे का सम, अ मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ऑफ रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख रुपीज़ का उसको मशीनरी परचेज करने का उसका प्लान है। इट्स एस्टिमेट लाइफ इज ऑफ द 10 ईयर, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 10 ईयर आएगा। एंड द मशीन विल एड नेट इनकम ऑफ रुपीज 60,000 एवरी ईयर, उसको हर साल 60,000 रुपीज़ का फायदा हो रहा है मशीन यूज करने से। विद द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 12%, तो आई इज इक्वल टू 12/100 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.12। वेदर इट इज एडवाइजेबल टू परचेज अ मशीन एंड वाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ये मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं, बराबर। तो मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसके लिए अपने को ओनली एक ही चीज़ काम करती है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी पड़े। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ ली तो ही पता चलेगा कि वो मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आगे जब आप 3rd 4 या 5th या 6th सेमेस्टर में जाओगे तब ये प्रेजेंट वैल्यू के अलग से सम आते हैं, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि 3 मशीन में से कौन सा मशीन फायदे वाला है और कौन सा लेना चाहिए। इसके लिए बेस है, आगे जाके इसका ही सम आएगा जिसका एन्युटी सम ही बोलते हैं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो आगे जाके ये सब आपको काम में आएगा, यहाँ से वो ज्वाइंट हो रहा है, बराबर। सो P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई I। अब फाइनेंस लोगे तो आपको ज़्यादा ये काम में आएगा, फाइनेंस नहीं लोगे तो उतना कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, अब P की जगह पे मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, ये P लेने की गलती मत करना, क्योंकि आगे का डेटा समझना ज़रूरी है। वो प्लान कर रहा है 3 लाख का मशीन लेने का, जो उसको हर साल 60,000 रुपये कमा के देगा एट अ 12% ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी लाइफ 10 साल की 10 साल की है। तो क्या ये मशीन परचेस करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये P या बड़ा A कुछ नहीं है, बराबर, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A की जगह पे 60,000, I की जगह पे 0.12, 1 - 1 1 + 0.12 रेज़ टू n, यहाँ पे 10। इसका आंसर सिंपल सा करोगे तो आ जाएगा 3,38,969 रुपीज़। समझो, अब मशीन प्लान करना कितना था, 3 लाख का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 3,38,969 रुपीज़। तो यहाँ पे सीधी सी चीज़ है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन 3,38,969 विच इज हायर देन द परचेज कॉस्ट, सो इट इज एडवाइजेबल टू परचेज दिस मशीन। 3 लाख से ये वैल्यू ज़्यादा आई तो ये मशीन परचेस करना चाहिए। इससे ये कम आती 2,99,000 भी आती ना, तो अपने ऐसा एडवाइस करते कि मशीन परचेज नहीं करनी चाहिए। बस इतना सिंपल सा लॉजिक होता है, बराबर। आगे बढ़ते हैं IMP शब्द में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे भी आपको रियल लाइफ में भी ये यूज हो सकता है। आगे, द चेयरमैन ऑफ सोसाइटी विजिट्स टू अवार्ड अ गोल्ड मेडल टू अ स्टूडेंट getting highest marks in the business mathematics. If this medal cost 9,000, ये मेडल की कॉस्ट कितनी है, 9,000 रुपीज़ है every year, and the rate of the compound interest is 15%, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे आएगा 0.15। What amount is required to deposit, तो उसको कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तो अपने को यहाँ पे ढूंढना है P। डिपॉजिट मतलब कि P, ये भी याद रखना है यहाँ पे। सो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला तो एकदम इजी, हर जगह पे अप्लाई करना ही है। नॉर्मल फार्मूला, जब डेटा कम हो तब ये काम में आएगा। तो फार्मूला है ये, मैंने जो बोला था ये वाला फार्मूला, बराबर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A कितना है तो 90,000,
आई कितना है 0.15, सो आंसर आएगा 60,000। और ये आंसर, ये तो सिंपल था। आगे का सम 17 नंबर का सम। A limited company wants to create a fund to help their employees in the critical circumstances। कोई कंपनी है वो फंड रेज करना चाहती है, फंड बनाना चाहती है जब एम्प्लॉयज की कंडीशन खराब हो। इफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस पर मंथ इज 18,000, हर महीने 18,000 का मान लो कि उनका खर्चा ऐसा आता है, बराबर। तो हर महीने मतलब कि साल के 12 दिन, तो अपने के इज इक्वल टू यहाँ पर 12 लिख ही देंगे। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 15%, तो आई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे वो भी लिख देंगे 0.15। देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी डिपोजिटेड बाय द कंपनी फॉर दिस पर्पस। कितना उसको अमाउंट इन डिपॉजिट करना है। अगेन यहाँ पे वर्ड है डिपॉजिट, तो अपने को ढूंढना है पी, बराबर। तो वैल्यू लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस किया आएगा, ए डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय के। यहाँ पे 18,000, यहाँ पे आई की जगह पे 0.15 और के की जगह पे 12। इसका सॉल्यूशन करोगे आंसर आएगा 14,40,000 रुपीज़। ठीक है, एकदम इजी। तो ये सम पूछ सकते हैं और ये तो लॉजिकली एकदम इजी है। अब ये भी सम इजी है। एट व्हाट रेट converted semi-annually will the present value of the per actually of rupees 675 payable at the end of each 6 month। 6 मंथ मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, तो 6 मंथ मतलब कि साल में 2 बार को k इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2, i इज इक्वल टू क्या आएगा, i इज इक्वल टू आएगा एट द एंड ऑफ द एट व्हाट रेट। अच्छा, रेट ही ढूंढना है अपने को, आई तो फाइंड करना है, तो आई फाइंड करना है, बराबर। अब यहाँ पे अपने पास a इज इक्वल टू है 675, अपने पास p है, मतलब किसका मतलब ये है 30,000। यहाँ पे वैल्यू सेम वही जो है वही लिखेंगे, a i डिवाइडेड बाई k। तो p की जगह पे लिखेंगे 30,000, a की जगह पे लिखेंगे 675, i की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, वो फाइंड करना है। k की जगह पे लिखेंगे 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 675। नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड के भी डिवाइड में है, यहाँ पे होगा 30,000 डिवाइडेड बाय 675, ये डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होगा 675, ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये आएगा नीचे, बराबर। सो i इज इक्वल टू 0.045, तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा 45%, 4.5%। ओके, ये कैलकुलेशन देख लेना कि कैलकुलेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको इसका सॉल्यूशन अपने हाथ से करना पड़ेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 30,000 नीचे आ जाएगा, आई सामने जब मतलब कि i इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 30,000 होगा। आप इसका कैलकुलेशन देख लेना। लास्ट 2 सम, एक सिंकिंग फंड का सम है। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग ₹3500 हाफ ईयरली। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 दे दिया है, वो पहले समझना है। a इज इक्वल टू 3500 दे दिया है, वो भी समझना है। i इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 0.04 दे दिया है, ये भी समझना है, मैं पढ़ रहा हूँ। A sinking fund is created by investing ₹3500 half yearly. Find the amount of the fund about 6 years, assuming that the interest rate is 4%. यहाँ पे n is equal to 6 लिखना है। अब क्या ढूंढना है? Find the amount. Find the amount of the fund after the 6 year. तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो आगे फॉर्मूला था वही यहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पे आई है वहाँ पे डिवाइडेड बाई के,
1 प्लस आई डिवाइडेड बाई के, जहाँ पे n है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई के, और बस इतना 3500 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 2, अंदर 1 प्लस आई की जगह पे 0.04, के की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 1, तो आंसर आएगा कुछ 1,75,000 इन ब्रैकेट 1.2682 माइनस 1। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 46,935 रुपीज़, ऐसा होता है। और लास्ट सम इस चैप्टर का, फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगी आपकी यूनिवर्सिटी की, तब IMT बोर्ड में पूछे गए सम के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन लिखेंगे, बराबर। बाकी पूरा जो चैप्टर रिवाइज करना है वो यही है, बराबर। A company intend to create a sinking fund to replace at the end of the 20th year assets costing rupees 25 lakh. So यहाँ पे A is equal to 25 lakh। यहाँ पे देखना मैंने A बड़ा लिखा है, कैपिटल A लिखा है, स्मॉल a नहीं लिखा है। Calculate the amount to be retained here out of profit if the interest rate is 8%, बराबर। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में BSA में क्वेश्चन भी गलत लिखा है, तो मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। अब उसने यहाँ पे 20th ईयर लिखा है, तो ये हुआ एंड इज इक्वल टू 20, ये ईयर नहीं है, ठीक है। ये है इंटरेस्ट रेट, रेट इज 8%, ऐसा होना चाहिए ना। तो आई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 100, सो इट विल बी 0.08, बराबर। अब ढूंढना क्या है, कंपनी इंटेंड टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड रिप्लेस द एंड ऑफ द कॉस्टिंग, कैलकुलेट द अमाउंट बोला है। कैलकुलेट द अमाउंट मतलब अपने को स्मॉल a ढूंढना है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे लिखेंगे 25 लाख, a तो ढूंढना है, i की जगह पे लिखेंगे 0.08, 1 प्लस आई की जगह पे 0.08 रेज टू n है 20 माइनस 1। आंसर आएगा a इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 3.6610, तो आंसर मिलेगा 54,629.88 पैसे, मतलब 54,630 के आजू बाजू अपने को आंसर मिल जाएगा। अपने यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 54,630, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होता है, बराबर। इसके आगे के क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है थियरी ना, वो सब मैं बाद में बोलूँगा, बराबर। यहाँ पे 20 सम कर रहे हैं, इसके बाहर के सम नहीं आ सकते आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये BSA बुक उसमें से ही बनाई गई है, बराबर। IMP क्वेश्चन यही है, बराबर। चलो थैंक यू। आगे का चैप्टर आएगा इसके बाद का मैट्रिक्स, जो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। एक ही लेक्चर में पूरा मैट्रिक्स खत्म कर देंगे। फिर लास्ट चैप्टर आपका बचेगा परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, वो भी अपने वन शॉट में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें भी आई थिंक 120-25 सम ही हो गए, हाँ उसमें तो 20 से भी कम सम है। वो 2 लेक्चर रहे आपके एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स के, बराबर। 2 लेक्चर मतलब कि 2 यूनिट, बराबर। 5 नंबर और 6 नंबर का चैप्टर है और वही 2 यूनिट है। थैंक यू। चलो।